नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूं। मैं आज बात करने वाला हूं कि विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट किस तरीके से काम करता है, इसका मूल्य वैल्यू किस तरह से डिटरमाइन होता है और किस तरीके से ये इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है उसको कर रहा है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सीखेंगे कि एक करेंसी ऐसी है जिसका कोई भी फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है, ना जिसका लोगो है, ना कोई फिजिकली आप इसे छू सकते हो, देख सकते हो, लेकिन ये डॉलर से भी ज्यादा स्ट्रांग है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक ऑफिशियल रिजर्व के रूप में, सप्लीमेंट रिजर्व्स के रूप में यूज किया जाता है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक मटेरियल और वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, मैंने इसके पहले जो लेक्चर ली थी उसमें मैंने स्पष्ट किया था कि आईएमएफ बना, किन परिस्थितियों में बना, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट कैसे हुआ, किस तरीके से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम को लाया गया। जब आईएमएफ बना तो एक ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एक इंटरनेशनल लेवल पे कुछ इंटरनेशनल लिक्विडिटी जनरेट करे जिससे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बैलेंस ऑफ पेमेंट संबंधित प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। आप जानते होंगे कि आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंटरनेशनल लिक्विडिटी की बड़ी ही क्राइसिस है। आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्या होती है। इंटरनेशनल लिक्विडिटी समझिए इंटरनेशनल मनी है जिसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में एक्सेप्ट किया जा सके। अगर आप डॉलर लेके, यूरो लेके, पाउंड लेके, युआन लेके, जापान की येन लेके दुनिया के कहीं देश में भी टहलते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब इंटरनेशनल मनी है। गोल्ड लेके चले जाए, इंटरनेशनल एक तरीके से लिक्विडिटी है। इंटरनेशनल लिक्विडिटी का मतलब है ऐसी लिक्विडिटी जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, जिसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अपनी लायबिलिटी को आप पे कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट लायबिलिटी को पेमेंट हो सकता है, अपने डेट को आप इसे उतार सकते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसे आसानी से एक्सेप्ट करता है। और सारी लायबिलिटी, चाहे आपने बारोइंग की हो या कुछ भी ऐसी लायबिलिटी है, आप इसे पे कर सकते हो। तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी को भी जनरेट करना आईएमएफ का एक बड़ा महत्वपूर्ण काम था। इसलिए था क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम यही होती है कि लोग सामान को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से परचेज करना चाहते हैं, बट उसको पे करने के लिए उनके पास उतनी इंटरनेशनल लिक्विडिटी, उतनी इंटरनेशनल जो लिक्विडिटी है, उतनी इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं, वो होते नहीं हैं। इसलिए आईएमएफ की एक ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि एक इस तरीके की लिक्विडिटी आप जनरेट करिए जिससे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रांजैक्शंस बहुत आसानी से हो सके। आईएमएफ के बनने के बाद 1969 तक आईएमएफ कोई इस तरह का कोई मॉनेटरी सिस्टम, इस तरह से कोई जो है यूनिट या इस तरह का कोई करेंसी नहीं ला पाया। लेकिन 1969 में आईएमएफ ने एसडीआर को क्रिएट किया, स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार। विशेष आहरण अधिकार, एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, कोई ऐसी मुद्रा नहीं है जिसका कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस हो। ये भौतिक रूप में पाया नहीं जाता, इसे आप देख नहीं सकते हो, इसका कोई लोगो आपने नहीं देखा होगा, इसको आप हाथ से पकड़ नहीं सकते हो, लेकिन ये काम बहुत आसानी से करता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आसानी से इसे यूज किया जाता है। मैं एक बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से आपसे बता दूं कि एसडीआर एक ऐसी करेंसी है जिसे आप इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को तो फुलफिल कर सकते हो, लेकिन आप अपने लिए इसे एक पेन और एक मार्कर आप इसे नहीं खरीद सकते हो। अब जरा समझिएगा, बड़ी इंटरेस्टेड बात है। एसडीआर से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट लायबिलिटी को, अपनी बारोइंग को, ये इंटरनेशनल सेटलमेंट तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक पेन खरीदना है, अगर आपको अपने लिए एक कपड़े और जूते खरीदने हैं, तो आप इस एसडीआर से खरीद नहीं सकते हो। ये सिर्फ जो है इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। तो आपको जरूर मन में जिज्ञासा होगी कि ये ऐसी करेंसी जो फिजिकली एग्जिस्ट होती ही नहीं है, जिसका कहीं भी किसी तरह का फिजिकली एग्जिस्टेंस है ही नहीं, वो किस तरीके से इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करता है और किस तरीके से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के देश अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को इससे पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए मैं चर्चा कर दूं कि आखिर में एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो आखिर में देशों के द्वारा एक्सेप्ट कैसे किया जाता है, इसकी वर्किंग क्या है, किस तरीके से काम करता है। अगर आप इसे समझ लोगे तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आईएमएफ है और आईएमएफ के 3 मेंबर नेशंस हैं, यूएसए है, इंडिया है, जापान है। आपको समझाने के लिए मैं 3 देश लिया हूं, बाकी आप इसे 190 जो इसके कंट्री 190 देश, उसके भी आप रेफरेंस में देख सकते हो। यहाँ पे आईएमएफ और इसके 3 मेंबर देश यूएसए, इंडिया और जापान। मान लीजिए कि इंडिया जो है
यूएसए से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़े कंसंट्रेशन से समझिएगा। मान लीजिए कि अमेरिका जो है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा है यूएस से, और मान लीजिए कि ये जो है, मान लीजिए ये 2000 मिलियन डॉलर का है। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज 2000 मिलियन डॉलर का है। इसका मतलब भारत को, अमेरिका को 2000 मिलियन डॉलर देने हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये इंटरनेशनल लिक्विडिटी इंडिया के पास नहीं है। अब चूंकि इंडिया आईएमएफ का मेंबर है, इसलिए इंडिया आईएमएफ से कहता है कि इस लायबिलिटी को पे करने के लिए हमको जो है इंटरनेशनल लिक्विडिटी अवेलेबल कराइए, ताकि हम यूएसए को हम पेमेंट कर सके। देखिए, आप जानते हैं, इसके पहले जो मैंने आईएमएफ के ऊपर लेक्चर ली कि आईएमएफ के पास प्रत्येक देश की करेंसी है, उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पे गोल्ड है, बहुत बड़े पैमाने पे डॉलर है, यूरो है, पाउंड है। दोस्तों, आईएमएफ अपने रिजर्व में से इंडिया को बड़े पैमाने पे या फिर इसकी आवश्यकता हेतु रिसोर्स दे सकता है। लेकिन यहां पे आईएमएफ क्या करता है, इंडिया के लिए, जापान के लिए, यूएस के लिए और सभी मेंबर नेशंस के लिए एक करेंसी क्रिएट करता है, और ये करेंसी क्रिएट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के रूप में होती है। कहने का मतलब ये है कि यहां पे डायरेक्ट कोई करेंसी ना देके इंडिया को, वो प्रत्येक देश के कोटा के आधार पे सिर्फ अकाउंट में इंक्रीज कर देता है। जैसे मान लीजिए कि यूएसए के पास कोटा बहुत ज्यादा है, तो इसके कोटा के अकॉर्डिंग कुछ जो है ट्रांजैक्शन इसके अकाउंट में कर दिया। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका को वो क्या कहता है, 3 लाख, एक एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं, 3 लाख एसडीआर दे देता है। इंडिया को 50,000 एसडीआर दे देता है, 50,000 एसडीआर दे देता है, और मान लीजिए जापान को 30,000 एसडीआर दे देता है। ये उसके अकाउंटिंग प्रोसीजर है, वो इनके जो सब्सक्रिप्शन है, जो मैंने आपको बताया था कोटा के आधार पे, वो उसको सब्सक्रिप्शन के आधार पे यहाँ पे एसडीआर का एलोकेशन प्रत्येक मेंबर देश में कर देता है। अब देखो, ये चूंकि आईएमएफ ने जनरेट किया है इस रिसोर्स को, इसलिए इस रिसोर्स को यूएसए जो है एक्सेप्ट करेगा। इसलिए एक्सेप्ट करेगा क्योंकि अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो चूंकि ये एसडीआर आईएमएफ ने क्रिएट किया है, जनरेट किया है, तो वो जो है पेमेंट जो है आईएमएफ करेगा, न कि इंडिया। क्योंकि ये जो एसडीआर की प्रॉब्लम्स अगर कहीं आती है, तो उसका जो क्रिएटर है वो आईएमएफ है, न कि इंडिया। तो जैसे मान लीजिए कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज को अगर यहाँ पे इंडिया जो है, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि 20 जो है मिलियन डॉलर है, 20 मिलियन डॉलर है, और ये जो है 20 मिलियन डॉलर का इंडिया ने यहां से गुड्स एंड सर्विसेज को लिया हुआ है। तो यहां पे क्या होता है, इंडिया इसको अपने इस रिजर्व में से, जैसे मान लीजिए कि यहां पे इसके 50,000 मिलियन एसडीआर दे दिए हैं, इनके 3 लाख मिलियन एसडीआर दे दिए हैं, इसमें से 20 मिलियन एसडीआर या फिर 200 मिलियन एसडीआर इंडिया जो है यूएसए को दे देता है। जैसे मान लीजिए यहां पे मैं 20 मिलियन एसडीआर यहां पे कर दिया, 20 मिलियन एसडीआर ट्रांसफर यहां पे कर दिया। शुरू में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वैल्यू और डॉलर की वैल्यू एक ही थी। तो यहां पे क्या होगा, माइनस 20 मिलियन एसडीआर या फिर 200 मिलियन एसडीआर, जितना भी हो, यहां से कम हो जाएगा इंडिया के कोटे से, और ये जो है पॉजिटिव आके यूएसए के कोटे में जुड़ जाएगा। देखिए, अब यूएसए जो है एसडीआर को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण तो दोस्तों ये है कि ये जो एसडीआर है वो यूएस के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा क्रिएट किया गया है, न कि इंडिया के द्वारा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यूएस के पास बहुत बड़े पैमाने पे असेट्स हैं, रिसोर्स हैं, जो कि वो पे कर देगा यूएस को। और दूसरा, चूंकि यूएस से इंडिया का दोनों ही मेंबर कंट्रीज हैं आईएमएफ के, तो 2 इसके रीजन है जिसकी वजह से जो एसडीआर है यूएस जो है इंडिया से एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मान लो कि यूएसए इसी तरह के कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को जापान से लेता है, जैसे मान लीजिए वो कहता है कि हमको गुड्स एंड सर्विसेज दीजिए, और इस गुड्स एंड सर्विसेज के पेमेंट के लिए वो भी क्या करता है, इस एसडीआर में से मान लो कि अपना 50,000 एसडीआर इनको दे देता है। तो जब 50,000 एसडीआर यहाँ देगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा और यहाँ पे प्लस 50,000 का साइन यहाँ पे जुड़ जाएगा, एसडीआर के रूप में जुड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो अब जो यूएसए और जापान अगर ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो यहां से जो अकाउंटिंग एंट्रीज है, अकाउंट टू देखिए सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसीजर है। यहां पे क्या हुआ, इंडिया से 20 एसडीआर ले लिया और इनको 50,000 एसडीआर दे दिया, तो इसके अकाउंट में अब क्या होगा, पहले 20 जो है मिलियन एसडीआर या 20 एसडीआर जो भी मान लीजिए जुड़ा हुआ था, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अगर जापान इसी तरह इंडिया से गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करता है और यहाँ पे उसको पेमेंट करना है, तो अगर यही जापान इंडिया से मान लीजिए कि 100 मिलियन एसडीआर का
इंपोर्ट करता है, तो यहां पे -100 मिलियन एसडीआर आप कर दीजिए और इंडिया में प्लस जो है 100 मिलियन एसडीआर कर दीजिए, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे माइनस होगा, इंडिया का प्लस साइन होगा। कुल मिलाजुला के देशों के बीच इस तरीके से जो एसडीआर का ट्रांजैक्शन होता रहेगा और ये सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसीजर के रूप में होगा, इसलिए कई बार एसडीआर को हम अकाउंटिंग एंट्रीज के फॉर्म में देखते हैं। आप समझ रहे होंगे कि इससे कोई देश रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो मेंबर नेशन है वो एक्सपोर्ट कर सकता है, इंपोर्ट करता है, अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सकता है। ये आईएमएफ क्या करेगा, पहले सभी सदस्य देशों को उनके कोटा के अकॉर्डिंग जो डिसीजन लिया गया था उसमें यह था कि 75% जो कोटा है उसका 75% एसडीआर डाल दिया गया। तो आईएमएफ, आप जानते हैं आईएमएफ में जो डेवलप्ड कंट्री है उनका कोटा बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्लियर किया कि क्या प्रोसीजर होता है कोटा पे करने का। तो जो भी डेवलप्ड कंट्री है उनके कोटा बहुत ज्यादा है, तो उस कोटा के अकॉर्डिंग चाहे छोटा देश है चाहे बड़ा देश, सबके खाते में एसडीआर आ गया। अब एसडीआर क्या हुआ, सिर्फ अकाउंटिंग प्रोसीजर के फॉर्म में है, प्रत्येक देश के अकाउंट में उस डाल दिया गया है। अब जब ये आपस में ट्रांजैक्शंस करेंगे, आपस में व्यापार करेंगे, तो एक देश जब दूसरे देश को पे करेगा तो जो पे करेगा वहां माइनस होगा और जो लेगा पेमेंट पाएगा वहां प्लस होगा। तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में आप ये देखोगे कि कुछ देशों का जो एसडीआर का कोटा है वो पहले से ज्यादा हो गया है और कुछ देशों का कम हो गया है। अब आप बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हो कि ऐसे देश जो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज का रेस्ट ऑफ द में एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, उनका जो कोटा में एसडीआर है वो लगातार बढ़ता जाएगा और जो नेट इंपोर्टर है, जो ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादा सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हैं, उनका कोटा घटता जाएगा। तो एसडीआर जो है ये अकाउंटिंग प्रोसीजर के रूप में होगा। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कुछ देशों के एसडीआर अपने कोटा जो शुरू में दिया गया था उससे ज्यादा हो जाता है, कुछ का कम। यहां पे एक बात मैं बहुत क्लियर कर दूं कि जिन देशों के पास एसडीआर एक्सेस आया है वो इंटरेस्ट पाएंगे और वो देश जिनके पास एसडीआर का कोटा जो पहले इनिशियल स्टेज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया उससे कम होगा वो इंटरेस्ट पे करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका के पास एसडीआर का कोटा ज्यादा आ गया, जापान के पास ज्यादा आ गया, जर्मनी के पास ज्यादा आ गया, तो उनको इंटरेस्ट मिलेगा और जिनके पास कम होगा वो इंटरेस्ट पे करेंगे। इसी आधार पर ये इसका हस्तांतरण हो सकता है। कुल मिलाजुला के दोस्तों आप ये समझ रहे होंगे कि जो एसडीआर है वो एक तरीके का राइट कहा गया है, ये कोई फिजिकली करेंसी नहीं है। जैसे कई बार आप देखेंगे कि एग्जाम में इसको पेपर गोल्ड कहा गया। पेपर गोल्ड का ऐसा नहीं है कि ये पेपर के फॉर्म में गोल्ड है, नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको पेपर गोल्ड नाम दिया गया। बाकी कोई भी ये फिजिकली यूनिट है ही नहीं, किसी भी तरह का इसका भौतिक हस्तांतरण संभव नहीं है। भौतिक रूप से इसे ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हो। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक देश अपने ट्रांजैक्शंस को कर सकता है, एक देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट लायबिलिटी को पेमेंट कर सकता है, लेकिन आप इंडिविजुअल लेवल पे आप इसे कोई चीज परचेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आपके हाथ में आने वाला नहीं है। तो कुल मिला के दोस्तों जो इसका मैकेनिज्म है वो सिंपल सा मैकेनिज्म है। दो चीजें हैं मैकेनिज्म में, इसलिए एसडीआर चल रहा है क्योंकि वो आईएमएफ के द्वारा क्रिएट है और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आईएमएफ के पास इतने वाइड पैमाने पे रिसोर्स है और इतने अलग अलग तरह के उसके पास रिसोर्स हैं, गोल्ड है, डॉलर है, हर देश की अपनी करेंसी का आप जानते होंगे जो कोटा रखा जाता है 50% होम करेंसी का। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं सबका उसके पास करेंसी है। और दूसरा जो मेंबर्स हैं, दो चीजें हैं, एक तो मेंबर्स का होना और दूसरा आईएमएफ के द्वारा इसे क्रिएट किया जाना, इसे आसानी से मूवमेंट कराता है, इसको जो मैकेनिज्म को आसान बनाता है। तो दोस्तों कुल मिला जुला के आप समझ गए होंगे कि एसडीआर जो है आईएमएफ के द्वारा क्रिएट होता है, 1969 में आया और इसे जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं। अब तक आज की डेट में आप देखेंगे आईएमएफ ने 204 बिलियन एसडीआर इंजेक्ट किया। इस बात को जरा ध्यान दीजिए कि आईएमएफ ने 204 बिलियन एसडीआर इस समय तक सदस्य देशों में बांटा है और सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे लगभग 182 बिलियन एसडीआर बांटा गया था 2009 के जो है सब प्राइम क्राइसिस में, जो एक आया था इंटरनेशनल लेवल पे रिसेशन उसमें। तो अब तक मैं आपको बता दूं डेटा ये है कि आईएमएफ ने 204 बिलियन एसडीआर सदस्य देशों में बांटा है, बिलियन एसडीआर। और ये जो 204 बिलियन एसडीआर है इसकी कहीं ना कहीं वैल्यू है 293 बिलियन डॉलर की, इसका मतलब अब तक आईएमएफ ने 204 बिलियन डॉलर का एसडीआर अपने सदस्य देशों में बांटा है, जिसकी वैल्यू है 293 बिलियन डॉलर की। इतनी जो है बड़े पैमाने पे करेंसी को बांटा गया है सदस्य देशों के बीच और सबसे ज्यादा मैं कहूं आपको 182 बिलियन डॉलर बांटा गया था 2009 के प्रॉब्लम्स के समय में। आप देखोगे दोस्तों इसकी वैल्यू डिटरमाइन कैसे
होती है। शुरू में आपको मैं बताऊं, जब ये एसडीआर हुआ तो ये था कि 1 एसडीआर की जो वैल्यू होगी वो $1 के बराबर होगी, $1 के बराबर होगी। लेकिन 1974 में आप देखेंगे इसको बास्केट ऑफ करेंसी से जोड़ दिया गया और बास्केट ऑफ करेंसी में उसमें 16 करेंसियां होती थी। बाद में आप देखेंगे 1981 के आसपास इस समय जो इसकी प्राइस है वो जोड़ा गया है, लिंक किया गया है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। एसडीआर की वैल्यू का, एसडीआर वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो एसडीआर की वैल्यू होता है बास्केट ऑफ करेंसी के आधार पे, बास्केट ऑफ करेंसी के आधार पे इसकी वैल्यू डिटरमाइन की जाती है एसडीआर की। और यहां पे बास्केट ऑफ करेंसी में अगर आप देखोगे जब यूरो बना था तो बास्केट ऑफ करेंसी सिर्फ 4 रह गई थी, 4 रह गई थी। क्यों रह गई थी? एक यूएस की करेंसी थी, यूएस की करेंसी, डॉलर था, दूसरा था जापान की करेंसी, येन था, फिर यूरोपीय यूनियन की करेंसी थी, यूरो थी, ब्रिटेन की करेंसी थी, ब्रिटेन की करेंसी थी पाउंड। ये सिर्फ 4 ही करेंसी रह गई थी। लेकिन अब 2016 से आप देखेंगे तो इसमें एक करेंसी और जोड़ दिया गया है, वो है चाइना की रेनमिबी, चाइना की रेनमिबी। तो अब जो बास्केट ऑफ करेंसी में 5 करेंसियां हैं, ये है यूएस का डॉलर, जापान का येन, यूरोपीय यूनियन का यूरो, ब्रिटिश का पाउंड और चाइना का रेनमिबी। इन 5 करेंसियों के जो वेट है, इसके वेट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू डिटरमाइन होती है। जो 2016 में आप देखेंगे जो सबसे ज्यादा वेट है वो लगभग 41.7% वेट जो है इसका जो है जाता है यूएस डॉलर को। दूसरे नंबर पे यूरोपीय यूनियन का वेट है, इसका 30.93% का वेट है इसका। फिर जो है आप देखेंगे चाइनीज रेनमिबी का जो है वेट है 10.92% का है। फिर जो है पाउंड का जो है आप वेट देखिएगा 8.33 का है, परसेंट का है। और यहाँ पे जो है जापान के येन का है 8.33 है और पाउंड स्टर्लिंग का 8.09 है, 8.09। तो कुल मिला जुला के जो अब जो एसडीआर का वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है वो बास्केट ऑफ करेंसी के आधार पर डिटरमाइन किया जाएगा। और जिन देशों के आप देखिए बहुत ज्यादा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट्स हैं, जिनका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रेड परसेंटेज बहुत ज्यादा है, जैसे यूएस का, उसका सबसे ज्यादा अभी भी वेट है। तो इसका वेट पर डे आप देखोगे चेंज हो जाएगा और इस समय ये यूएस डॉलर से ज्यादा मजबूत है। आप समझ रहे हो कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि 204 बिलियन एसडीआर का मतलब है 293 बिलियन डॉलर, इसका मतलब है कि लगभग 1.4 वैल्यू है। अगर आप एक एसडीआर में देखेंगे तो 1.4 आपको डॉलर मिल जाएंगे। तो ये जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में देशों के बीच स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि आईएमएफ जो ये करेंसी या फिर आप इसे डिजिटल मान लीजिए या फिजिकल, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है, जो सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री में है, इसको लाने के बावजूद भी जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं हुई। इसके पीछे रीजन अभी भी वही है कि जो देशों के पास इंटरनेशनल लिक्विडिटी ज्यादा है, जैसे कि यूएस है, जर्मनी है, जापान है, उनके पास ज्यादा एसडीआर अब भी है। और जिनको कम है, एलडीसी है, गरीब देश है, उनके पास एसडीआर आज भी कम है। तो कोई इस तरह मैकेनिज्म आईएमएफ अब तक बना नहीं पाया है कि ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट वो कर सके। तो यहाँ पे ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए जो कि समस्या को समाधान कर दे, जो कि जल्दी दिखाई नहीं देता है कि इस तरह की कोई रणनीति, इस तरह का कोई मैकेनिज्म बना पा रहा है आईएमएफ। तो दोस्तों एसडीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत अच्छे से आपको जहां तक लगता है समझ गए होंगे आप लोग। तो अपने क्षमताओं पर पूरा विश्वास करिए, एग्जाम आपके बिल्कुल पास आने वाले हैं। और अच्छा खिलाड़ी वही है, सच्चा खिलाड़ी वही है जो समय के महत्व को पहचान जाए और पहले से ही सजग हो जाए कि मुझे क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। स्ट्रेटजी साफ है कि कभी भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का कोई शॉर्ट रन कभी भी तरीका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लग जाइए। कई बार आप आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं होता है, कई बार आप डिप्रेशन और साथ की तरफ जाते हैं, ये सबके साथ होता है। ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ये भारत नहीं दुनिया के प्रत्येक देश के साथ ये समस्याएं आती है। लेकिन फिर भी अगर आप मेडिटेशन करें, योगा करें, थोड़ा सा पॉजिटिव बनी रहे, अंकुरित चीजों को खाते रहिए और थोड़ा सा अपने दोस्तों से मिलते रहिए, जुलते रहिए, बात करते रहिए, कूप मंडूक मत बनिए, एक ही कमरे में बैठ के सिर्फ पढ़ाई करनी है, इससे काम नहीं होगा। एग्जाम के टाइम में नर्वस आप हो जाते हैं, तो इस नर्वसनेस से बाहर आना पड़ेगा। थोड़ा हंस के रहिए, मुस्कुरा के रहिए, जीवन को जिंदा दिली से जिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ बड़ा करिए। आइए कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।